हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी का शीर्षक भारत की प्रगतिशील नारी, भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी, थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा जी के जीवन परिचय और उनके बलिदान की कथा शुरू करते हैं। वास्तव में इंदिरा गांधी ने कड़े परिश्रम और संघर्ष करते हुए वीरांगना की उपाधि पाई। असल में उन्होंने अपना सारा जीवन ही देश के नाम समर्पित कर दिया। वे एक आदर्श नारी थी। उनकी राजनीतिक गतिविधियां इतनी सुदृढ़ थी कि बड़े देश उनका लोहा मानने लगे थे। उनके लिए देश पहले था। वे अंतिम समय तक देश के हित में ही सोचती रही। वो तो काल के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे असमय ही छीन लिया। बलिदान होने से कुछ दिन पहले उन्होंने एक भाषण में कहा था, अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूत और प्रगतिशील बनाएगा। इंदिरा जी कभी अपनी जान की परवाह नहीं करती थी। ऐसी थी वे कर्मठशील, संघर्षशील और देश पर मर मिटने वाली वीरांगना, जो अपने ही अंगरक्षकों द्वारा शहीद हो गई। इंदिरा जी का विश्वास करने में था, कहने में नहीं। भारत की ये जुझारू और क्रांतिकारी रमणी अपने बाल्यकाल से ही हर परीक्षा में खरी उतरी। हर पीड़ा को इसने हंस हंस कर गले लगाया और हर कांटे को पुष्प समझकर ही प्यार किया। भयंकर आपदाओं और परेशानियों के समय भी इसने कभी हिम्मत नहीं हारी। इसने शाम के आंसुओं के पीछे भी प्रातःकाल की सुरम्य बेला का प्रकाश ही देखा। कठिन विघ्न बाधाओं और अड़चनों के बावजूद भी इसने कभी अपने फौलादी इरादों को नहीं छोड़ा। इंदिरा गांधी ने सतत जिन आदर्शों के लिए संग्राम किया, उन्हीं की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे दी। वह शांति की मसीहा थी और हिंसा के खिलाफ सर्वदा चट्टान बनकर अड़ी रही। इंदिरा जी के बचपन का नाम प्रियदर्शनी था। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्यार से उन्हें इंदु कहकर पुकारते थे। जैसे ही इंदिरा कुछ बड़ी हुई, उनकी शिक्षा का प्रश्न सामने आया, क्योंकि पंडित नेहरू स्वयं तो जेल में ही वासी बन चुके थे। अंग्रेज सरकार उन्हें जेल से बाहर रखना ही नहीं चाहती थी। इसलिए प्रियदर्शनी की शिक्षा एक समस्या बन गई। महात्मा गांधी जी के कहने पर दादा मोतीलाल नेहरू और पिता जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन में भेज दिया। शांति निकेतन का सारा कार्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ही देखरेख में होता था। वहां पर इंदिरा गुरुदेव की देखरेख में शिक्षा ग्रहण करने लगी। गुरुदेव स्वयं बालिका इंदिरा से बेहद प्यार करते थे। इंदिरा की प्रखर बुद्धि को देखकर गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते थे। इसी शांति निकेतन में इंदिरा ने बंगला साहित्य का अध्ययन किया। सच तो यह है कि गुरुदेव के सानिध्य में रहने से इंदिरा को भारत की सभ्यता और भारतीय कला और संस्कृति का भी अध्ययन किया। सच तो यह है कि गुरुदेव के सानिध्य में रहने से इंदिरा को भारत की सभ्यता और भारतीय कला को ठीक ढंग से समझने का सुअवसर मिला। इसी कारण उन्हें जीवन पर्यंत भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभाषा हिंदी से गहरा प्रेम और लगाव रहा। गांधी जी के पश्चात इंदिरा के हृदय पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। गुरुदेव की शिक्षा ने ही इंदिरा जी का जीवन मार्ग परिवर्तित कर दिया। जो ज्योति गांधी जी ने प्रज्वलित की थी, उसका प्रकाश गुरुदेव की शिक्षा की ओर भी अधिक बढ़ गया। इंदिरा जी को अपनी शिक्षा से अति प्रेम था। वह अपना समय तनिक भी व्यर्थ नहीं करती थी। शांति निकेतन में रहकर पढ़ते हुए उन्हें वास्तविक शांति प्राप्त हुई। कारण कि घर तो उनका राजनीति का अड्डा बना हुआ था। स्वयं इंदिरा जी इस संबंध में लिखती हैं, मेरे जीवन पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का बहुत प्रभाव पड़ा। जब मैं छोटी थी
तब मेरे माता पिता को पकड़ने के लिए पुलिस घर पर चक्कर लगाती थी, इसलिए मैं घर को असुरक्षित समझती थी और शांति निकेतन में मुझे सुरक्षित व शांत वातावरण मिलता था। इंदिरा जी की मां का नाम कमला कौल था। वह बहुत धार्मिक, अच्छी, सरल, बेहद खूबसूरत और आदर्श भारतीय नारी थी। उनमें छल, कपट, फरेब और बनावट जैसा अवगुण नाम मात्र को भी नहीं था। वह पति की जी जान से सेवा करने वाली पतिव्रता महिला थी, जो पति को परमेश्वर मानती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विवाह सन 1916 ईस्वी में हुआ, जब वे 26 वर्ष के थे और कमला कौल 17 वर्ष की थी। संपन्न हुआ। कमला कौल एक कश्मीरी ब्राह्मण व्यापारी की पुत्री थी। कुछ समय पश्चात 19 नवंबर 1917 को उनकी एकमात्र पुत्री प्रियदर्शनी इंदिरा जी का जन्म कमला नेहरू की कोख से इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। ममतामयी मां कमला नेहरू की गोद में नवजात शिशु को देखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, कमला बच्ची कितनी सुंदर है, इंदु की तरह। इंदु का मतलब जानते हो? इंदु का मतलब है चंद्रमा। हमारी बेटी चंद्रमा की तरह सदैव अलौकित रहेंगी। इसी वर्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की राजनीति में प्रवेश किया। जैसे ही वह राजनीति में कूदे, वैसे ही उन्हें जेलों में रहना पड़ा। उनके साथ ही कमला नेहरू की बीमारी प्रारंभ हो गई, क्योंकि नेहरू जी घर में कम और जेल में अधिक रहते थे। जेल खाना एक तरह से उनका घर बनता जा रहा था, जिसके कारण कमला नेहरू के हृदय में अपने युवा पति के वियोग का दुख बढ़ता जा रहा था। फलस्वरूप कमला नेहरू का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा था। पिताजी जेल के सिंकचों में बंद और माताजी बीमार, ये था वातावरण जिसमें इंदिरा का बचपन पल रहा था। कमला नेहरू अक्सर अपनी बेटी को लड़कों के जैसे कपड़े पहनाती थी। इस बारे में स्वयं लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी स्वर्गीय श्रीमती ललिता शास्त्री ने अपने एक संस्करण में बताया था कि जब वे पहली बार आनंद भवन गई तो कमला नेहरू को एक लड़के को प्यार करते देखकर हैरान रह गई। उन्होंने सुना था कि कमला एक लड़की की मां है, किंतु उन्हें बाद में पता चला कि जिसे वे लड़का समझ बैठी थी वही उनकी पुत्री प्रियदर्शनी इंदिरा है। इंदिरा जी ने 6 वर्ष की छोटी सी उम्र में राजनीति में भाग लेना प्रारंभ किया। इस बात की प्रेरणा उन्हें महात्मा गांधी, अपने पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा दादा मोतीलाल नेहरू से मिली थी। उस समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। इंदिरा जी ने चरखा संघ में भाग लिया। उन दिनों ही उन्हें गांधी जी के निकट आने का अवसर मिला। गांधी जी इतनी छोटी बच्ची को राजनीति में आते देखकर स्वयं भी हैरान रह गए थे और मन ही मन बहुत प्रसन्न होते थे कि ये सारा परिवार ही देश के लिए अपना जीवन अर्पण कर रहा है। जब इंदिरा छोटी सी थी तो उनके दादा पंडित मोतीलाल नेहरू ने बच्ची इंदिरा के बारे में ये शब्द कहे थे, 2 तरह के आदमी होते हैं, एक तो वे जो कार्य करते हैं और दूसरे वे जो कार्य हो जाने का श्रेय लेते हैं। इंदिरा ने अपने बाल्यकाल में उन लोगों से शिक्षा ग्रहण की जो सब के सब महान थे और जिनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। इंदिरा गांधी का सारा बचपन अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के साये में बीता। पिता जो राजनीति में निष्णांत और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे, ये पिता के सानिध्य का ही प्रताप था कि आगे चलकर इंदिरा सफल देशभक्त व राजनीतिज्ञ सिद्ध हुई। शीघ्र ही इंदिरा के मन में विद्रोह की आग भड़क उठी। विदेशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए उन्होंने केवल 12 वर्ष की आयु में ही वानर सेना को संगठित किया, जो असहयोग आंदोलन के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं की सहायता करती थी। इंदिरा जी ने के मन मस्तिष्क में देश को आजाद कराने की बड़ी लगन और लालसा थी। जब इंदिरा जी शांति निकेतन में अध्ययनरत थी, उन्हीं दिनों पिता पंडित नेहरू जेल में थे और इसी बीच इंदिरा की मां कमला नेहरू बहुत बीमार हो गई। इसलिए उनकी देखभाल के लिए इंदिरा जी को शांति निकेतन से पढ़ाई
अधूरी छोड़कर मजबूरन वापस बुलाना पड़ा। गुरुदेव टैगोर हृदय से इंदिरा को भेजकर खुश नहीं थे, परंतु ऐसी व्यवस्था में उनके पास कोई अन्य रास्ता न था। उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखा, हम लोगों को इंदिरा के जाने से बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह शांति निकेतन की एक धरोहर थी। मैंने उसे यहाँ बहुत नज़दीक से देखा था और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने उसे इस भांति पाला पोसा है और शिक्षा दी है। उसके सारे गुरुजन उसकी मुक्त कंठा से प्रशंसा करते हैं, उसको सब विद्यार्थी पसंद करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि तुम उसे कुछ दिनों पश्चात शांति निकेतन में पुनः भेज सकोगे, उसमें तुम्हारा सा ही चरित्र है। इधर दिनों दिन कमला नेहरू की बीमारी गंभीर होती जा रही थी और मजबूर होकर उन्हें चिकित्सा कराने के लिए स्विट्जरलैंड ले जाया गया। इंदिरा जी अपनी माँ के साथ गई और उन्होंने अपनी माँ की बहुत सेवा की, परंतु उन्हें बचाया नहीं जा सका और माँ उन्हें सदा सदा के लिए रोता छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। स्विट्जरलैंड में सन 1936 ईस्वी में माँ का देहावसान होने के पश्चात इंदिरा जी बहुत गमगीन रहने लगी। एक ओर उनकी अधूरी शिक्षा थी और दूसरी ओर माँ की मौत का दुख। ऐसे समय में उन्होंने अपने लिए एक नई राह निकाली। दुखी दिल को सहारा देने के लिए उन्होंने अपनी अधूरी शिक्षा को पूर्ण करने के लिए इंग्लैंड के समरविले कॉलेज में प्रवेश ले लिया और अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई। समरविले कॉलेज से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जाकर अपनी शिक्षा समाप्त की, वहीं से ग्रेजुएट हुई। विदेशों में वह कई वर्ष तक शिक्षा पाती रही। इंग्लैंड में रहते समय भी उनकी हृदय में राजनीति की भावना जागृत रही। यहाँ पर भी वह लेबर पार्टी की सदस्य थी और इंडिया लीग नामक संस्था में काम करती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री के बारे में कभी गाफिल नहीं हुए। वह जेल से भी इंदिरा को प्यार भरे पत्र लिखते रहते थे और इन पत्रों के साथ साथ वह अपनी पुत्री को अच्छी अच्छी पुस्तकें भी भेजते रहते थे। नेहरू को अपनी इंदु का हर समय ख्याल रहता था। इंग्लैंड से लौटकर इंदिरा जी महात्मा गांधी के साथ मिलकर राजनीति में पूरा भाग लेने लगी। इसी राजनीतिक अपराध में केवल 21 वर्ष की उम्र में इंदिरा को 1.5 वर्ष की कैद की सजा मिली, जिसके लिए उन्हें नैनी जेल जाना पड़ा। चारों ओर भारत माता और महात्मा गांधी के जय घोषों से आसमान गूंज रहा था। ऐसे समय में इंदिरा जी खामोश कैसे बैठ सकती थी। महात्मा गांधी से उनका संबंध बचपन से था। सच तो यह है कि इंदिरा गांधी ने जिन उच्च आदर्शों को जीवन में समाहित कर लिया था, उसके प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी ही थे। 26 मार्च सन 1942 ईस्वी में इंदिरा जी की शादी फिरोज गांधी के साथ हुई। इंग्लैंड से पढ़कर इंदिरा जी जिस जहाज से भारत वापस लौट रही थी, उसी में फिरोज गांधी भी यात्रा कर रहे थे। इसी यात्रा के दौरान इंदिरा ने फिरोज को अपने भावी जीवन साथी के रूप में चुन लिया था और घर आकर उन्होंने अपने पिता पंडित नेहरू को अपने निर्णय से अवगत करा दिया था। पिता ने बेटी की इच्छा का आदर करते हुए फिरोज के साथ शादी करने की इजाजत दे दी। विवाह वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ। फिरोज गांधी स्वतंत्रता संग्राम के महती सेनानी थे। अब पत्नी भी उन्हें सौभाग्य से ऐसी मिली जो स्वयं भारत की स्वतंत्रता का सपना देखने की आदी थी। शादी के पश्चात इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी इलाहाबाद में ही टाउन हॉल के इलाके में रहते थे। विवाह के कुछ महीनों के बाद उनकी क्रांतिकारी कारगुजारियां बढ़ गई। फलस्वरूप दोनों को जेल की सजा भुगतनी पड़ी। विवाह के 2 वर्ष बाद सन 1944 ईस्वी में इंदिरा गांधी मां बनी और राजीव ने जन्म लिया तो उनका मातृत्व गौरवान्वित हुआ। 14 दिसंबर सन 1946 को इंदिरा गांधी ने अपने दूसरे पुत्र को जन्म दिया। माँ बाप ने अपने द्वितीय पुत्र का नाम संजय रखा। कुछ समय पश्चात एक दिन ऐसा नाजुक और अनचाहा क्षण आ गया कि जब फिरोज और इंदिरा में पहले जैसा सामीप्य नहीं रहा और कुछ मतभेद उत्पन्न हो गए।
जब इंदिरा गांधी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर हमेशा के लिए अपने पिता के घर रहने आ गई, उस वक्त तक देश आजाद हो गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में 3 मूर्ति भवन नई दिल्ली में रहने लगे थे। जब तक नेहरू जी प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे तब तक उनका आवास गृह 3 मूर्ति भवन ही रहा और इंदिरा गांधी अपने दोनों पुत्रों के साथ इस दौरान लगभग 16 वर्ष तक अपने पिता के साथ रही तथा 3 मूर्ति भवन में आने वाले अतिथियों की सेवा सत्कार करती रही। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के उपरांत नेहरू जी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी। वह रात के समय 2-3 घंटे सोते थे और अपने कार्यालय में दिन भर काम करने के पश्चात घर पर भी कार्य में लगे रहते थे। इस भांति वह दिन रात कामकाज के बोझ के तले दबे रहते थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा। इंदिरा जी ने अपने पिताजी की ये दुर्दशा देखी न गई, अतः वह अपने जीवन के सारे सुखों को त्याग कर अपने पूज्य पिताजी की सेवा में लग गई और उनके साथ रहती हुई उनके स्वास्थ्य की रक्षा और देश सेवा में उनका हाथ बंटाने लगी। ऐसे समय में जब नेहरू जी बहुत चिंतित होते, उनके मन पर बोझ बढ़ जाता, तो इंदिरा जी ही उनका साथ देती थी। उनका मन बहलाने के लिए वह कोई न कोई रास्ता निकाल लेती थी। नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा से अधिक और किसी पर विश्वास नहीं करते थे। इंदिरा जी ही उनके एकमात्र सहायकों में से थी जो हर मुसीबत व आड़े वक्त में उनका साथ देती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में इंदिरा जी छाया की तरह उनके साथ रही, इसलिए उन्हें आंतरिक व बाह्य समस्याओं को समझने का अच्छा अवसर मिला। अपने पिता के साथ ही उन्होंने कई बार पूरे भारत का दौरा किया। इन्हीं दौरों के समय इंदिरा जी ने भारत की जनता की जो बुरी हालत देखी तो इनके मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। विशेषकर आजादी के पश्चात भी देश की बढ़ती हुई गरीबी उनकी चिंता व सोच का कारण बनी। एक और लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए आजादी के पश्चात आ गए थे, दूसरी ओर करोड़ों लोगों के पेट भूखे थे, उनके शरीर पर फटे हुए कपड़े भी नहीं थे। मन ही मन इंदिरा जी इस अन्याय के प्रति सुलगती रही। पंडित नेहरू के साथ इंदिरा जी को कई बार विदेशों में भी जाने का मौका मिला। बाहर के देशों की राजनीति का उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह अध्ययन किया, वहां के हालात को समझा, उन देशों की जनता को देखा तथा उन देशों की अच्छाइयों और बुराइयों को परखा। इंदिरा जी के हृदय में गरीबों के प्रति सहानुभूति थी। मुख्य कर वह गरीब बच्चों को जब शहर की सड़कों पर भीख मांगते देखती तो उनका मन द्रवित हो जाता। सन 1950 ईस्वी की बात है। कुछ चीजें खरीदने इंदिरा जी दिल्ली के कनॉट पैलेस गई तो उन्होंने वहां पटरी पर रखकर एक अपाहिज युवक को सामान बेचते देखा। इंदिरा जी उसके निकट पहुंची, उससे बात करने लगी। उसने बताया वह गरीब है, एकाकी है, उसकी देखभाल करने वाला घर में कोई दूसरा आदमी नहीं है। अपने उदर पूर्ति के लिए चीजें बेचने का वह धंधा करता है। इंदिरा जी को अपंग बालक की बातें सुनकर देश के अपाहिज बच्चों का ख्याल आया। उनकी आत्मा बिलक उठी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से परामर्श करके समाज के अपाहिज बच्चों के कल्याणार्थ बाल सहयोग संस्था की स्थापना कराई। इसके लिए स्थान खोजा गया। इंदिरा जी के सत प्रयासों से सड़कों पर मारे मारे फिरने वाले अथवा अनाथ घरों में रहने वाले 100 से भी अधिक बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर विभिन्न दस्तकारियों का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बन गए। इसी प्रकार भारतीय शिशु कल्याण परिषद नामक संस्था की गतिविधियों में भी इंदिरा जी के कंधों पर घर में अपने पिताजी की देखभाल का पूरा पूरा भार था। राजनीतिक रूप में वह अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की पूर्ण सदस्य के रूप में अति व्यस्त थी। सभी वर्गों में अपनी लोकप्रियता के कारण सन 1959 ईस्वी में इंदिरा गांधी निर्विरोध कांग्रेस अध्यक्ष चुनी गई। कांग्रेस का नेता चुने जाने के पश्चात इंदिरा गांधी ने कहा था, भारतीय जनता के प्रति
अगाध प्रेम मैंने अपने पिताश्री से विरासत में लिया है और वही मेरा साथी है। इसी सेवा भाव से इंदिरा जी कांग्रेस को नए सिरे से लोकप्रिय बनाने के लिए दिन रात एक करने लगी। इंदिरा जी का सारा जीवन संकट और संघर्ष से घिरा रहा। अपनी छोटी उम्र से ही वह असहनीय दुख के झूले में झूलती रही, मगर उनका हृदय भी बहुत विशाल था। उन्होंने हिम्मत से कठिन आपदाओं का सामना किया और कभी हार न मानी। विपत्तियों के पहाड़ सिर पर टूटने के पश्चात भी उन्होंने कभी जनता की सेवा से मुख नहीं मोड़ा। उन्होंने खुशी से अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया था। सन 1960 ईस्वी का वर्ष इंदिरा के लिए अति दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यही वह वर्ष था जब इंदिरा जी के पति फिरोज गांधी की मृत्यु 9 सितंबर 1960 ईस्वी को अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण हो गई। वे उस वक्त सिर्फ 48 वर्ष के थे और संसद के सक्रिय सदस्य थे। फिरोज गांधी की शव यात्रा में इंदिरा गांधी शामिल हुई। तब राजीव 15 वर्ष के थे और संजय 13 वर्ष के थे। पति की मृत्यु से इंदिरा गांधी को जो वेदना हुई थी वह उनके इन शब्दों से स्पष्ट प्रकट हो रहा है। बच्चे वायु के उस दौर से गुजर रहे हैं कि उन्हें इस समय अब मां से अधिक बाप की जरूरत थी। फिरोज की मौत से मैं खुद को वीरान और मृत महसूस कर रही हूं, परंतु थोड़े दिनों पश्चात जिंदगी जल्दी ही फिर मामूल पर आ गई। जीवन व्यापार बदस्तूर पुनः व्यस्त हो गया। वही यात्राएं, वही व्यवस्थाएं और वही कारगुजारियां निरंतर जारी रही। इंदिरा गांधी जानबूझकर भी कार्य में मशगूल रहना अधिक पसंद करती थी ताकि स्वर्गीय पति फिरोज गांधी की स्मृतियां उन्हें अधिक अभिभूत न कर सके। इंदिरा जी की रुचि समाज कल्याण सेवाएं की ओर अधिक थी। बाल्यकाल में ही उन्होंने गांधी जी के समाज विकास अभियान में अछूतों की गंदी बस्तियों में ही सेवा कार्य प्रारंभ कर दिया था। बाल कल्याण भारतीय परिषद की उपाध्यक्षा रही और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड व भारतीय हस्तकला बोर्ड की सदस्य होने का भी इंदिरा जी को गौरव प्राप्त हुआ। इलाहाबाद की 3 प्रमुख संस्थाओं स्वराज्य भवन ट्रस्ट, कमला नेहरू अस्पताल और बाल राष्ट्रीय संस्थान का काम भी वह देखती थी। यही नहीं, संकटकालीन स्थिति में केंद्रीय नागरिक परिषद की चेयरमैन से महिलाओं की प्रमुख संचालिका के रूप में उन्होंने जवानों की सहायता के लिए देश में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए बड़ा परिश्रम किया। चीन के आक्रमण के समय इंदिरा जी ने सबसे पहले अपने सारे स्वर्ण आभूषण दान दे दिए थे। चीनी हमले के समय इंदिरा जी ने देश के लिए जो महान कार्य किए उन्हें कभी विस्मृत नहीं किया जा सकता। चीन के इस विश्वासघात ने नेहरू के मन मस्तिष्क पर जो बोझ डाला और उससे जो उनकी अंतरात्मा को दुख पहुंचा, उससे वह बहुत चिंतित व गमगीन रहने लगे, बीमार पड़ गए और उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। चीनी जनता व चीनी शासकों को नेहरू जी ने अपना और भारतीय जनता का सच्चा मित्र जाना था। उन्होंने ही पंचशील का नारा लगाया था। दोनों देशों ने पड़ोसी मित्रों की भांति रहने की शपथ ली थी। इंदिरा जी इस महान संकट के समय अपने पिताजी के काम आई। उन्होंने ही आगे बढ़कर देश रक्षा का भार उठाया और देश के कोने कोने तक फौजी जवानों को अगले मोर्चों पर जाकर उनकी यथेष्ट हौसला अफजाई की। इंदिरा जी के इस श्रेष्ठ कार्य से देश की सोई जनता जाग उठी। देश के चारों ओर भारतीय जनता चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए उठ खड़ी हुई। लोग तन मन और धन से देश सेवा में लग गए। इंदिरा जी के इस कार्य से नेहरू जी को बहुत राहत मिली और उनकी हिम्मत बढ़ी। इंदिरा गांधी को कश्मीर में जाकर वहां कुछ दिन रहने से सुख सुकून मिलता था, क्योंकि कश्मीर से उनका पुश्तैनी रिश्ता था। उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित तो थे ही, जो बाद में इलाहाबाद और दिल्ली में आकर बस गए थे। एक बार बख्शी गुलाम मोहम्मद के मुख्यमंत्रित्व काल में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इंदिरा जी, पंडित विजय लक्ष्मी पंडित, राजीव व संजय कई दिन तक कश्मीर भ्रमण पर आनंदित होते रहे। वहां से इंदिरा जी काफी तरोताजा होकर लौटी और फिर इंदिरा गांधी के जीवन में एक और बहुत बड़ा
वज्राघात हो गया। 27 मई सन 1964 को उनके पिता, हमारे देश के महान नेता व भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। नेहरू जी की मृत्यु से सारा देश शोक स्तब्ध था। इंदिरा जी विशेष रूप से बहुत व्यथित थी, केवल इसलिए नहीं कि वे उनके पिता थे, बल्कि इसलिए भी कि वे उनके पथ प्रदर्शक और गुरु भी थे। नेहरू की शव यात्रा में जहां सारा देश यमुना किनारे शांति वन में उमड़ पड़ा था, वहीं इंदिरा जी भी सम्मिलित हुई थी। नेहरू जी की चिता को इंदिरा के छोटे पुत्र संजय गांधी ने मुखाग्नि दी थी। नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात देश के प्रधानमंत्रित्व का भार लाल बहादुर शास्त्री ने संभाला और 9 जून सन 1964 ईस्वी को शास्त्री जी ने शपथ ग्रहण की। उनके मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी बतौर सूचना और प्रसारण मंत्री की हैसियत से सम्मिलित हुई। इंदिरा गांधी अब 3 मूर्ति भवन से सफदरगंज रोड स्थित मकान में रहने लगी। इंदिरा गांधी ने सूचना और प्रसारण विभाग का चार्ज लेने के पश्चात आकाशवाणी के सारे पुराने रस्मों रिवाजों और प्रोग्रामों को परिवर्तित कर जन शिक्षा और मनोरंजन का साधन बनाने का प्रयास किया। मंत्री पद पर पहुंचकर उन्हें प्रथम बार जनमानस की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने जनता की भावनाओं का ही ख्याल रखा था और उन्हें इसमें काफी सफलता भी मिली थी। इसी बीच देश के ऊपर एक बार फिर विनाश के बादल छाए गए। पहले एक बार हमारे पड़ोसी चीन ने धोखा दिया और अकस्मात ही हमारे देश पर बहुत बड़ा आक्रमण कर दिया। ऐसे दुखद समय में इंदिरा जी ने देश के तूफानी दौरों किए और जनता को जगाया तथा देश की रक्षा करने वाले जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वह अगले मोर्चा तक गई थी। सौभाग्य से भारत ने ये जंग जीत ली। सन 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री और महान देशभक्त नेता लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तानी नेताओं के साथ शांति वार्ता करने ताशकंद रूस गए और वहीं अकस्मात उनका प्राणांत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात 24 जनवरी सन 1966 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया और तत्कालीन राष्ट्रपति राधा कृष्णन ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इंदिरा गांधी भारत की ही नहीं, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। वह युवा, खूबसूरत और अच्छे व्यक्तित्व वाली बौद्धिक महिला थी। उनके प्रधानमंत्री चुने जाने पर राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा था, अब रोजाना समाचार पत्रों में एक निहायत खूबसूरत चेहरा देखने को मिला करेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी गतिशील प्रधानमंत्री थी। उन्होंने अपने साहसपूर्ण कदमों से भारत को हमेशा एक गति प्रदान की। प्रधानमंत्री का पद संभालते ही उन्होंने जो सफलताओं का वर्णन किया तो फिर कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं समझी। प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालते ही इंदिरा जी को जिस पहली समस्या का सामना करना पड़ा था वह थी इस वर्ष के अकाल की विकट समस्या, और इंदिरा जी ने बड़ी सूझबूझ से सन 1966 ईस्वी का सारा साल इस भीषण आपत्ति से निपटने में लगा दिया। अनेक स्थानों पर इंदिरा गांधी ने स्वयं जाकर अकाल से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और उन्होंने वहां अविलंब राहत कार्य कराया। मई सन 1969 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का इंतकाल हो गया तो नए राष्ट्रपति के चुनाव के प्रश्न पर कांग्रेस के अंदर की फूट खुलकर सामने आ गई थी। इंदिरा जी ने समाजवादी विचारधारा रखने वाले उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाने के लिए कहा, परंतु समाजवाद विरोधी कांग्रेस नेताओं ने संजीव रेड्डी को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। दोनों धड़ों में शक्ति परीक्षण हुआ और अंत में वीवी गिरी विजयी होकर राष्ट्रपति चुने गए। इससे कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया, परंतु बहुमत श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ रहा। राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व समाजवादी विचारधारा के तहत इंदिरा गांधी ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश की जनता के मन में अपनी अच्छी छवि बना ली थी। पाकिस्तानी भाग के पूर्व बंगाल के पाकिस्तानी क्रूर शासकों ने बढ़ चढ़कर अत्याचार किए, जिसके कारण लगभग 1 करोड़ बंगाली हिंदू मुसलमान
अपने घरों को छोड़कर भाग भारत आ गए। इससे शरणार्थियों का जो बोझ भारत पर पड़ा, उससे भारत की अर्थव्यवस्था भंग होने की नौबत आ गई। इसके लिए इंदिरा जी ने विश्व की सरकारों से अपील की। जब इस अपील का कोई प्रभाव न पड़ा तो इंदिरा जी स्वयं विदेशों में गई और बड़े मुल्कों के रहनुमाओं से अनुरोध किया कि वे सब शरणार्थी समस्या के बारे में गंभीरता से सोचें। परंतु विश्व के कुछ बड़े देश जो सदा ही भारत का विरोध करते रहे थे, इस बार भी भारत को परेशानी में घिरा देखकर खामोश हो गए और उदासीनता दिखाने लगे। दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा था। उसने भारत के साथ लगती सीमाओं पर सेना तैयार करके खड़ी कर दी। पूर्व बंगाल के 1 करोड़ शरणार्थी भारत में भेजकर उसने इतना बड़ा बोझ डालकर पहले ही युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए। 3 दिसंबर सन 1971 ईस्वी को पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह खान ने अपनी सेनाओं को जैसे ही हमला करने के आदेश दिए, वैसे ही रात भर में भारत के सारे हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने बम वर्षा कर दी। ये सीधा आक्रमण था। अक्टूबर सन 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ। भारत ने डटकर मुकाबला किया। इंदिरा जी ने इस युद्ध में शानदार विजय प्राप्त की और पाकिस्तान को 2 खंड करके पृथक बांग्लादेश बनवा दिया। 17 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अपना पद त्याग दिया। ये सच है कि जब तक बांग्लादेश का नाम विश्व के मानचित्र पर अंकित रहेगा, इंदिरा गांधी के उत्कृष्ट कार्य को स्मरण किया जाता रहेगा। भारत की पाकिस्तान पर इस दूसरी विजय का श्रेय श्रीमती इंदिरा गांधी को प्राप्त हुआ। इंदिरा जी की महान देश सेवा को देखते हुए राष्ट्रपति वीवी गिरि ने उन्हें भारत रत्न की सर्वोच्च उपाधि से अलंकृत व सम्मानित किया। भारत का विश्व में गौरव बढ़ा। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो से कहा था, हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं चाहते और न ही पाकिस्तान को मिटाने का हमारा विचार है। हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों अच्छे पड़ोसी मित्रों की भांति मिलजुल कर रहें और दोनों देश आपस में मिलकर सब झगड़े मिटाएं। पाकिस्तानी राष्ट्रपति भुट्टो की इच्छानुसार इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो की भेंट शिमला में हुई। जून सन 1972 ईस्वी में दोनों देशों के नेताओं ने मिलकर शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए और एक दूसरे के साथ शांति से रहने का वचन दिया। सन 1975 ईस्वी के बाद इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व निखरता ही चला गया। वे निरंतर आगे ही देखती रही और आगे ही बढ़ती रही। 12 मई 1974 ईस्वी को बड़े राष्ट्रों की परवाह न करते हुए पोखरण राजस्थान में भारत ने सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण कराया था और 1 अप्रैल सन 1975 ईस्वी को आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। ये सब इंदिरा जी की ही उपलब्धियां थी। सन 1975 ईस्वी का आधा साल बीतते बीतते इंदिरा गांधी के सम्मुख संकट के बादल छाने लगे। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार पर हमला बोल दिया और लोगों ने खुलेआम विद्रोह करने का आह्वान किया। देश को आंतरिक उपद्रव और अनुशासनहीनता से बचाने का कोई अन्य रास्ता जब नहीं रहा तो इंदिरा गांधी ने 26 जून सन 1975 ईस्वी को आंतरिक आपात स्थिति इमरजेंसी लागू कर दी। दरअसल आंतरिक आपातकाल घोषित करने का वास्तविक कारण ये था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था। इस पर उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना चाहा, परंतु संगी साथियों के सुझाव पर उन्होंने अपना विचार बदल दिया और देश में आपात स्थिति लागू करने के साथ आम चुनावों को 1 वर्ष के लिए आगे टाल दिया। आपात स्थिति की घोषणा तथा चुनाव टालने का निर्णय इंदिरा गांधी को रास न आया। लोगों का विचार था कि चुनाव अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिए गए हैं, परंतु तभी इंदिरा गांधी ने सन 1977 ईस्वी में आम चुनाव कराने की घोषणा की। सन 1977 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी की पार्टी की बुरी तरह से पराजय हुई। न केवल कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव हारे, बल्कि इंदिरा गांधी भी रायबरेली से अपने चुनाव क्षेत्र से हार गई। फिर केंद्र में नवगठित जनता पार्टी की सरकार बन गई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने
और केंद्र में जिस सरकार ने कार्यभार संभाला उसका सबसे मुख्य कार्य वह धर्म ये रहा कि किसी भी भांति इंदिरा गांधी के प्रभाव प्रताप को नष्ट कर जन जन को उनके विरुद्ध भड़काना। इसके लिए जनता सरकार ने इंदिरा गांधी को कई प्रकार से बदनाम किया, उन पर चुनाव लड़ने की पाबंदी लगा दी, उन्हें कारागार में भी डाल दिया। इंदिरा गांधी व उनके छोटे पुत्र संजय गांधी के पीछे जनता सरकार हाथ धोकर पड़ गई और नाना प्रकार की कुचेष्टाओं से उन्हें सताने में लगी रही। जनता सरकार में आंतरिक कलह प्रारंभ हो गई थी, वह खत्म होने को नहीं आ रही थी। उस पर भी सबसे बड़ी भूल ये रही थी कि इंदिरा गांधी को जेल भेजने का निर्णय कर लिया। ये सन 1978 ईस्वी के आखिरी महीने थे। इंदिरा जी को गिरफ्तार करके पुलिस कार में तिहाड़ स्थित केंद्रीय कारागार में ले गई। जेल में जाती हुई सड़क के दोनों ओर जनता की काफी भीड़ इकट्ठी थी। लोग हाथ हिला हिलाकर इंदिरा गांधी का अभिवादन कर रहे थे। भीड़ ने कई स्थानों पर कार को रोका और इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी का नारे लगाकर विरोध किया। इंदिरा जी को सर्वप्रथम 3 अक्टूबर 1977 को गिरफ्तार किया गया, परंतु कोई आरोप सिद्ध न होने के कारण मजिस्ट्रेट ने उन्हें रिहा कर दिया। जेल में इंदिरा गांधी को जनता सरकार 7 दिनों से अधिक न रख सकी। इस कैद से नतीजा ये हुआ कि आम जनता की सहानुभूति इंदिरा गांधी के प्रति अत्यधिक बढ़ गई। जनता सरकार के शासन में संजय गांधी को भी सन 1972 ईस्वी व 1973 ईस्वी में कई बार जेल में डाला गया और वे निर्दोष साबित होकर 1 माह के उपरांत घर आ गए। सन 1977 से 78 तक इंदिरा गांधी शासन सत्ता से बाहर रही और इस बीच इंदिरा जी एक बार फिर चुनाव जीतकर संसद सदस्य बनी तो उन्हें सदस्यता से वंचित कर दिया गया। इससे वे जरा भी विचलित नहीं हुई। आम जनता से उनका समर्थन बराबर बना रहा। शासन सत्ता से बाहर रहकर 2-2.5 वर्ष इंदिरा जी ने बड़े सुख सुकून से आनंद पूर्वक व्यतीत किए। इधर जनता पार्टी की सरकार अधिक दिनों तक नहीं चल सकी। आंतरिक दलगत कलह के परिणाम स्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपनी सरकार का त्यागपत्र दे दिया। उसके पश्चात बड़े जोड़ तोड़ के जरिए चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, जो मात्र 38 दिन तक बमुश्किल चली। उस समय कोई भी ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं रही जो केंद्र में अपनी सरकार बना सके, परंतु तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की सिफारिश मानते हुए राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने लोकसभा भंग कर दी और नए चुनाव कराने की स्वीकृति दी। नए चुनाव 6 जनवरी 1980 को होने निश्चित हुए। तब कांग्रेस ई की अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी ने तत्काल कांग्रेस पार्टी की बैठक बुलाई और चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श आरंभ कर दिया। तत्पश्चात जोर जोर से कांग्रेस की ओर से तैयारियां होने लगी। फिर इंदिरा गांधी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव यात्राएं शुरू की और असंख्य लोग इकट्ठे होकर उनकी आम सभाओं में सम्मिलित होने लगे और बड़े गौर से ध्यानपूर्वक उनके भाषण सुनने लगे। इस प्रकार इंदिरा जी को जन जन का विश्वास जीतने में कठिनाई नहीं हुई। जनमानस में उनकी पुनः पैठ जम गई और बहुसंख्यक जनता उनकी समर्थक बन गई। सन 1980 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी बनी और दोनों स्थानों से शानदार विजय हासिल की। कांग्रेस ई पार्टी के अन्य उम्मीदवारों को जो विजय मिली थी वह सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी का प्रभाव चमत्कार था। कांग्रेस ई पार्टी के विजयी सांसदों की संख्या अधिक होने के कारण ये लगभग निश्चित था कि कांग्रेस ई पार्टी की ही सरकार बनेगी और कांग्रेस ई पार्लियामेंट बोर्ड ने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने दल का नेता मनोनीत किया तथा तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाए जाने की संस्तुति की। 14 जनवरी 1980 ईस्वी को श्रीमती इंदिरा गांधी राष्ट्रपति भवन गई, जहां राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उन्हें प्रधानमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्रीमती इंदिरा गांधी के दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने से देश में खुशी की लहर दौड़ गई। पुनः प्रधानमंत्री बन जाने पर इंदिरा जी का हर जगह
और हर वर्ग द्वारा स्वागत किया गया। वह देश के किसी भी कोने में गई, किसी भी भाषा भाषियों और धर्मावलंबियों के पास पहुंची, उन्हें भरपूर आदर सम्मान व प्यार मिला। यूं तो इंदिरा गांधी को हर तबके व हर वर्ग से प्यार मिला ही था, पर सर्वाधिक प्यार मिला उन्हें गरीबों से, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए किया भी बहुत कुछ था। वे गरीबी मिटाने को दृढ़ प्रतिज्ञ थी। उनकी जो नीतियां थी उनमें गरीबों और सर्वहारा के कल्याण का विशेष ध्यान रखा गया था। सच तो यह है कि गरीब जन इंदिरा जी को अपना मसीहा समझते थे। इंदिरा जी का अस्तित्व उनके लिए भगवान का दर्जा रखता था, ऐसा भगवान जो उनका सुख दुख भी जानता था और उन्हें दूर करने का प्रयत्न भी करता था। तभी तो इंदिरा जी के दर्शन पाते ही लोग उनके चरणों पर पड़ जाने को बेताब हो जाते थे। 1980 से 1984 का कार्यकाल इंदिरा गांधी के जीवन का सर्वाधिक क्रियाशील काल रहा। उनके नेतृत्व में देश गतिशील रहा था। वह प्रत्येक निर्णय सोच समझकर बुद्धिमत्तापूर्वक लेती थी और उस पर तत्काल अमल करती व उचित कदम उठाती थी। उनकी चाल में जो ओज तीव्रता थी, उसका मुकाबला कर पाना दुस्तर था। इंदिरा गांधी सिर्फ भारत की प्रधानमंत्री अथवा जन नेता ही नहीं थी, अपितु उनका सारी दुनिया में विशेष सम्मान था। ये इंदिरा गांधी की सफल नीतियों का ही करिश्मा था कि भारत में एक बड़े पैमाने पर औद्योगिक प्रगति हुई और औद्योगिक राष्ट्रों में भारत उच्च स्थान पर पहुंचा। इस बार जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्हें स्वयं को आंतरिक प्रसन्नता व संतोष था, तो इस बात पर कि उन्हें एक बार फिर देश सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। श्रीमती इंदिरा गांधी कोमल हृदया नारी थी। वे बाहर बेहद सरल, कर्तव्यपरायण, अनुशासन प्रिय प्रशासिका थी और घर पर प्यारी माँ, दादी। इंदिरा जी को जब भी कभी थोड़ी फुर्सत मिलती, बच्चों से अवश्य खेलती। अपने पोते राहुल व वरुण तथा पोती प्रियंका के प्रति उन्हें भरपूर स्नेह और प्यार दुलार था। इंदिरा जी प्रकृति की गोद में जाकर बैठ जाती। विशेषकर इंदिरा जी पहाड़ों पर सैर करना ज्यादा पसंद करती थी। सन 1980 का चुनाव जीतने के पश्चात इंदिरा जी के जीवन में जो सबसे बड़ा हादसा हुआ वह था 27 जून 1980 को उनके छोटे पुत्र संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मृत्यु। संजय गांधी की आकस्मिक मृत्यु से इंदिरा गांधी के हृदय को बड़ा आघात पहुंचा था, मगर संजय की निशानी उनका बेटा वरुण तो था। इंदिरा गांधी वरुण में भी अपने बेटे की छवि देख लेती थी। संजय की मृत्यु के कुछ महीनों पश्चात इंदिरा जी से कुछ मतभेद होने पर उनकी पत्नी मेनका गांधी अपने वरुण पुत्र को साथ लेकर दिल्ली में अलग रहने लगी। समय बीतता गया और कुछ समय बाद इंदिरा गांधी अपना व्यक्तिगत सुख दुख दर्द भूलकर फिर से अपने कर्तव्य पालन में लग गई। निरंतर लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और उनके समाधान के प्रति प्रयास करना, यही रह गया था उनका एकमात्र काम। सन 1980 ईस्वी में नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुआ था, एशियाड। इसे सफल बनाने में इंदिरा जी की प्रेरणा और योगदान प्रशंसनीय रहा। इसके उपरांत सन 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में निर्गुट देशों का 7वां सम्मेलन हुआ था, जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी को उस सम्मेलन का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया था। सन 1984 ईस्वी इंदिरा गांधी के कार्यकाल का अंतिम वर्ष था और आगामी चुनावों की तिथि निर्धारित होने वाली थी। सच तो यह है कि सन 1984 ईस्वी का वर्ष इंदिरा गांधी के जीवन का स्वर्ण युग था। इस वर्ष भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गया। देश के कोने कोने में दूरदर्शन के प्रसारण की व्यवस्था होने लगी। कई क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर बन गया था और औद्योगिक राष्ट्रों में उनका 9वां स्थान था। मगर वर्ष 1984 ईस्वी समस्याओं का वह वर्ष भी था। विशेषकर उस साल आतंकवादियों की गतिविधियां बहुत तीव्र होती जा रही थी। देश के हिस्से में अलगाववादी प्रवृत्तियां बहुत जोरों से अपना सिर उठाने लगी थी। हिंसा का तांडव अपने चरमोत्कर्ष पर था। सारे पंजाब में हत्या, आगजनी, लूटपाट और अपहरण आदि का बाजार गर्म था। आतंकवादियों ने सामान्य जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। इस दुखद और भयावह स्थिति से इंदिरा गांधी अत्यधिक चिंतित थी। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर इन आतंकवादियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया था।
अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर आतंकवादी तत्वों का कब्जा था। उन्हें मंदिर के अधिकारीगण तक बाहर नहीं निकाल पाते थे। ये सब आतंकवादी हथियारबंद थे और चारों ओर आतंक फैलाकर इस क्षेत्र में विघटन का वातावरण बना रहे थे। कोई भी देशवासी आतंकवादियों के इन अनुचित कार्यों से खुश नहीं था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा देश की एकता, अखंडता, आजादी और प्रगति की कामना की थी, उनके लिए काम किया था। आतंकवादी गतिविधियां व उनके कार्यकलाप देश को पीछे धकेल रहे थे, परंतु इंदिरा गांधी ने सेना को स्वर्ण मंदिर में भेजा ताकि आतंकवादियों से निपटा जा सके। विवश होकर इंदिरा गांधी ने जो साहसिक कदम उठाया था उसकी सर्वत्र प्रशंसा की गई। लोगों ने तहे दिल से उनकी सराहना की। स्वर्ण मंदिर आतंकवादियों से मुक्त करा दिया गया था। जो टूट फूट हुई थी उसकी कार सेवा द्वारा मरम्मत करा दी गई और स्वर्ण मंदिर पूर्ववत अधिकारियों और प्रमुख ग्रंथियों को लौटा दिया गया। परंतु इसका खामियाजा प्रधानमंत्री स्वयं इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, अगर मैं देश के लिए मर भी गई तो मुझे गर्व होगा। मुझे यकीन है कि मेरे खून का हर कतरा देश को मजबूत और प्रगतिशील बनाएगा। इंदिरा जी कभी जान की परवाह नहीं करती थी। 31 अक्टूबर सन 1984 को बुधवार के दिन इंदिरा जी की हत्या उन्हीं के 2 अंगरक्षकों ने कर दी। ये सभी जानते हैं कि हत्यारों का कोई धर्म नहीं होता, कोई उसूल नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता। वह तात्कालिक प्रतिक्रिया के तहत भावावेश में जघन्य अपराध हत्या तो कर देता है, परंतु वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है और उसने ये अनर्थ क्यों किया है। चिर निद्रा में लीन इंदिरा गांधी के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा 3 मूर्ति भवन से निकाली गई, जिसमें दिल्ली में कर्फ्यू लगे होने के बावजूद भी लाखों लोग उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। अत्यंत कारुणिक व हृदय विदारक दृश्य था। लोग बुरी तरह रो रहे थे, बिलख रहे थे, सबके चेहरे दुख से गमगीन थे। अंतिम दर्शनों के लिए अपार भीड़ उमड़ पड़ी थी। चारों ओर वातावरण में नारे गूंज रहे थे, इंदिरा गांधी अमर रहे, देश की माता इंदिरा गांधी, और जब तक चांद सूरज रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। 3 नवंबर 1984 को इंदिरा जी का अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शव को बड़े पुत्र राजीव गांधी ने मुखाग्नि दी। पार्थिव शरीर चिता की लपटों में धू धू कर जलकर कुछ समय में राख हो गया। चिता स्थल पर हजारों दर्शनार्थी अश्रुपूरित नेत्रों से भाव विभोर खड़े थे। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु से एक युग समाप्त हो गया, मगर ऐसे लोग मरकर भी अमर रहते हैं। उनकी पावन स्मृतियां, उनके उत्कृष्ट कार्यकलाप, उनके महान वचन और उनकी सेवाएं आने वाले युगों में हमेशा हमेशा के लिए चिर स्मरणीय रह जाते हैं। वास्तव में इंदिरा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व थी जो हर संकट में शांत और स्थिर रही। अपनी हर आलोचना, कटु आलोचना और बकवास व गाली का जवाब सर्वदा उन्होंने निश्चित एक बेपरवाह मंद मुस्कान से दिया। योजनाबद्ध तरीके से कुशलता पूर्वक कड़ी मेहनत से सोचा हुआ हर कार्य पूर्ण किया तथा दृढ़ आत्मविश्वास के साथ 2 टूक निर्णय लेते हुए जिसने यथा समय सकारात्मक परिणाम सम्मुख रख जन जन को चमत्कृत कर दिया, और नारी सुलभ कोमलता के साथ जिसके पक्के इरादों, अदम्य साहस और फौलादी शक्ति के सम्मुख बड़े बड़े राजनीतिक खिलाड़ी व कूटनीति के दिग्गज भी मात खाकर औंधे पड़ गए और समर्थक तथा विरोधी सभी आश्चर्यचकित रह गए। ये खूबी भारत की गरिमामयी नारी इंदिरा गांधी में थी। ये थी कथा भारत की प्रगतिशील नारी, भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें, और मिलेंगे कल किसी नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।